नमस्कार, मेरा नाम है कुसुम माहेश्वरी और आज हम पढ़ रहे हैं निर्मल वर्मा की लिखी कहानी धूप का एक टुकड़ा। वर्मा जी की लेखन शैली इतनी अनूठी और लयबद्ध है कि एक बार पढ़ना शुरू करें तो रुकने को मन नहीं करता, तो बिना रुके पढ़ते हैं धूप का एक टुकड़ा। क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? नहीं, आप उठिए नहीं, मेरे लिए यह कोना ही काफ़ी है। आप शायद हैरान होंगे कि मैं दूसरी बेंच पर क्यों नहीं जाती। इतना बड़ा पार्क, चारों तरफ खाली बेंचें, मैं आपके पास ही क्यों धंसना चाहती हूँ? आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, जिस बेंच पर आप बैठे हैं वह मेरी है। जी हाँ, मैं यहाँ रोज बैठती हूँ। नहीं, आप गलत ना समझें, इस बेंच पर मेरा कोई नाम नहीं लिखा है। भला म्यूनिसिपैलिटी की बेंचों पर नाम कैसा? लोग आते हैं, घड़ी दो घड़ी बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। किसी को याद भी नहीं रहता कि फलां दिन फलां आदमी यहाँ बैठा था। उसके जाने के बाद बेंच पहले की तरह ही खाली हो जाती है। नहीं जी, नाम वहीं लिखे जाते हैं जहाँ आदमी टिक कर रहे, तभी घरों के नाम होते हैं या फिर कब्रों के। हालांकि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कब्रों पर नाम भी न रहे तो भी खास अंतर नहीं पड़ता। कोई जीता जागता आदमी जानबूझकर दूसरे की कब्र में घुसना पसंद नहीं करेगा। आप उधर देख रहे हैं, घोड़ा गाड़ी की तरफ? नहीं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। शादी ब्याह के मौकों पर लोग आज भी घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो हर रोज देखती हूँ, इसीलिए मैंने यह बेंच अपने लिए चुनी है। यहाँ बैठकर आंखें सीधी गिरजे की पर जाती हैं। आपको अपनी गर्दन टेढ़ी नहीं करनी पड़ती। बहुत पुराना गिरजा है। इस गिरजे में शादी करवाना बहुत बड़ा गौरव माना जाता है। आप सचमुच भाग्यशाली हैं। पहले दिन यहाँ आए और सामने घोड़ा गाड़ी। आप देखते रहिए, कुछ ही देर में गिरजे के सामने छोटी सी भीड़ जमा हो जाएगी। उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो न वर को जानते हैं न वधू को, लेकिन एक झलक पाने के लिए घंटों बाहर खड़े रहते हैं। आपके बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को देखने की उत्सुकता जीवन भर खत्म नहीं होती। अब देखिए, आप इस पेरम्बुलेटर के सामने बैठे हैं। पहली इच्छा यह हुई, झांक कर भीतर देखूं, जैसे आपका बच्चा औरों से अलग होगा। अलग होता नहीं, इस उम्र में सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। फिर भी जब मैं किसी पेरम्बुलेटर के सामने से गुजरती हूँ तो एक बार भीतर झांकने की ज़बरदस्त इच्छा होती है। मुझे यह सोचकर काफ़ी हैरानी होती है कि जो चीज़ें हमेशा एक जैसी रहती हैं, उनमें उबने के बजाय आदमी सबसे ज़्यादा उन्हीं को क्यों देखना चाहता है। जैसे प्रैम में लेटे बच्चे, नवविवाहित जोड़े की घोड़ा गाड़ी या मुर्दों की अर्थी। क्या आप उस क्षण को याद कर सकते हैं जब आप एकाएक यह फैसला कर लेते हैं कि आप अलग न रहकर किसी दूसरे के साथ रहेंगे जिंदगी भर? मेरा मतलब है, क्या आप सही उस बिंदु पर उंगली रख सकते हैं जब आपने अपने भीतर के अकेलेपन को थोड़ा सा सरका कर किसी दूसरे को यहाँ आने की इजाज़त दी? जी हाँ, उसी तरह जैसे अभी कुछ देर पहले थोड़ा सा सरक कर मुझे बेंच पर आने दिया था, और अब मैं आपसे ऐसे बातें कर रही हूँ जैसे आपको बरसों से जानते हैं। लीजिए, अब 2-4 सिपाही भी गिरजे के सामने खड़े हो गए। अगर इसी तरह भीड़ जमा होती गई तो आने जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। जी हाँ, मेरा विवाह भी इसी गिरजे में हुआ था, लेकिन यह मुद्दत पुरानी बात है। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि घोड़ा गाड़ी सीधे गिरजे के दरवाजे पर आकर ठहर सके। हमें उस गली के पिछवाड़े रोक देना पड़ा था और मैं अपने पिताजी के साथ चलकर यहाँ तक आई थी। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे और मेरा दिल धुक धुक कर रहा था कि कहीं सबके सामने मेरा पाँव न फिसल पड़े। पता नहीं वे लोग अब कहाँ होंगे जो उस रोज भीड़ में खड़े मुझे देख रहे थे। आप क्या सोचते हैं, अगर उनमें से कोई आज मुझे देखे तो क्या पहचान सकेगा कि बेंच पर बैठी यह अकेली औरत वही लड़की है जो सफ़ेद पोशाक में 15 साल पहले गिरजे की तरफ जा रही थी? सच बताइए, क्या पहचान सकेगा? क्या कहा आपने? नहीं, आपने शायद मुझे गलत समझ लिया। मेरे कोई बच्चा नहीं, यह मेरा सौभाग्य है। बच्चा होता तो शायद मैं कभी अलग नहीं हो पाती।
आपने देखा होगा, आदमी और औरत में प्यार न भी रहे तो भी बच्चे की खातिर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मेरे साथ कभी ऐसी रुकावट नहीं रही। इस लिहाज से मैं बहुत सुखी हूँ। अगर सुख का मतलब है कि हम अपने अकेलेपन को खुद चुन सकें, लेकिन चुनना एक बात है और आदी हो जाना दूसरी। जब शाम को धूप मिटने लगती है तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ देर उस पब में ज़रूर बैठती हूँ जहाँ वह मेरी प्रतीक्षा करता था। जानते हैं उस पब का नाम? बोनापार्ट। जी हाँ, कहते हैं जब नेपोलियन पहली बार इस शहर में आया तो उस पब में बैठा था, लेकिन उन दिनों मुझे इसका कुछ पता नहीं था। जब पहली बार उसने मुझसे कहा कि हम बोनापार्ट के सामने मिलेंगे तो मैं सारी शाम शहर के दूसरे सिरे पर खड़ी रही जहाँ नेपोलियन घोड़े पर बैठा है। आपने कभी अपनी पहली डेट इस तरह गुजारी है कि आप सारी शाम पब के सामने खड़े रहें और आपकी मंगेतर पब्लिक स्टैचू के सामने? बाद में जो उसका शौक था वह मेरी आदत बन गई। हम दोनों हर शाम कभी उस जगह जाते जहां मुझे मिलने से पहले वह बैठता था, या उस शहर के उन इलाकों से घूमने जाते जहां मैंने बचपन गुजारा था। यह आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि जब हम किसी व्यक्ति को बहुत चाहने लगते हैं तो न केवल वर्तमान में उसके साथ रहना चाहते हैं, बल्कि उसके अतीत को भी निगल जाना चाहते हैं जब वह हमारे साथ नहीं था। हम इतने लालची और ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि हमें यह सोचना भी असहनीय लगता है कि कभी ऐसा समय रहा होगा जब वह हमारे बगैर जीता था, प्यार करता था, सोता जागता था। फिर अगर कुछ साल उसी एक आदमी के साथ गुजार दें तो यह कहना भी असंभव हो जाता है कि कौन सी आदत आपकी अपनी है और कौन सी आपने दूसरे से चुराई है। अरे देखिए, वह जाग गया। जरा पेरम्बुलेटर हिलाइए, धीरे धीरे हिलाते जाइए, अपने आप चुप हो जाएगा। देखिए, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मरने से पहले हम में से हर एक को यह छूट मिलनी चाहिए कि हम अपनी चीर फाड़ खुद कर सकें, अपने अतीत की तहों को प्याज के छिलकों की तरह एक एक करके उतारते जाएं। आपको हैरानी होगी कि सब लोग अपना अपना हिस्सा लेने आ पहुंचेंगे। माँ बाप, दोस्त, पति, सारे छिलके दूसरों के। आखिर की सूखी डंठल आपके हाथ में रह जाएगी जो किसी काम की नहीं, जिसे मृत्यु के बाद जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि हर आदमी अकेला मरता है। मैं नहीं मानती। वह उन सब लोगों के साथ मरता है जो उसके भीतर थे, जिनसे वह लड़ता था, प्रेम करता था। वह अपने भीतर पूरी एक दुनिया लेकर जाता है। इसीलिए हमें दूसरों के मरने पर जो दुख होता है वह थोड़ा बहुत स्वार्थी किस्म का दुख है, क्योंकि हमें लगता है कि इसके साथ हमारा एक हिस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अरे देखिए, आपका बच्चा कैसे ऊपर बादलों की तरफ टुकुर टुकुर ताक रहा है। मैं जब छोटी थी तब लकड़ी लेकर बादलों की तरफ इस तरह घुमाती थी जैसे वे मेरे इशारों पर ही आकाश में चल रहे हों। आप क्या सोचते हैं, बच्चे इस उम्र में जो देखते हैं, सुनते हैं, क्या बाद में उन्हें याद रहता है? रहता जरूर होगा। कोई आवाज, कोई झलक, कोई आहट, जिसे बड़े होकर हम उम्र के जाले में खो देते हैं। लेकिन किसी अनजाने मौके पर जरा सा इशारा पाते ही हमें लगता है कि इस आवाज को हमने कहीं सुना है। यह घटना, ऐसी कोई घटना पहले भी कभी हुई है, या फिर उसके साथ साथ बहुत सी चीजें अपने आप खुलने लगती हैं जो हमारे भीतर अरसे से जमा थी, लेकिन रोजमर्रा की दौड़ धूप में जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। लेकिन वे वहां हैं, घात लगाए कोने में खड़ी रहती हैं मौके की तलाश में, और फिर किसी घड़ी सड़क पर चलते या ट्राम की प्रतीक्षा करते या रात को सोने जागने के बीच में वे अचानक आपको पकड़ लेती हैं, और तब आप कितना ही हाथ पांव क्यों न मारे, कितना ही क्यों न छटपटाएं, वे आपको छोड़ती नहीं। मेरे साथ एक रात ऐसा ही हुआ था। हम दोनों सो रहे थे और तब मुझे एक अजीब सा खटका सुनाई दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मैं अपने अकेले कमरे में हड़बड़ाकर उठ जाती थी और सहसा यह भ्रम होता कि दूसरे कमरे में माँ बाबू नहीं है, और मुझे लगता था कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूंगी, और तब मैं चीखने लगती थी। लेकिन उस रात मैं चीखी चिल्लाई नहीं,
मैं बिस्तर से उठकर देहरी तक आई। दरवाजा खोलकर बाहर झांका, बाहर कोई नहीं था। वापस लौटकर उसकी तरफ देखा। वह दीवार की तरफ मुंह मोड़कर सो रहा था, जैसे वह हर रात सोता था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। तब मुझे पता चला कि वह खटका कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर हुआ था। नहीं, मेरे भीतर भी नहीं, अंधेरे में एक चमगादड़ की तरह मुझे छूता हुआ निकल गया था, न बाहर न भीतर। फिर भी चारों तरफ फड़फड़ाता हुआ। मैं पलंग पर आकर बैठ गई जहाँ वह लेटा था और धीरे धीरे उसकी देह को छूने लगी। उसकी देह के उन सब कोनों को छूने लगी जो एक जमाने में मुझे तसल्ली देते थे। मुझे यह अजीब सा लगा कि मैं उसे छू रही हूँ और मेरे हाथ खाली के खाली वापस लौट आते हैं। बरसों पहले की गूंज जो उसके अंगों से निकलकर मेरी आत्मा में बस जाती थी, अब कहीं नहीं थी। मैं उसी तरह उसकी देह को टोह रही थी जैसे कुछ लोग पुराने खंडरों पर अपने नाम खोजते हैं जो मुद्दत पहले उन्होंने दीवारों पर लिखे थे। लेकिन मेरा नाम वहाँ कहीं नहीं था। कुछ और निशान थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जिनका मुझसे दूर तक का कोई भी वास्ता नहीं था। मैं रात भर उसके सिरहाने बैठी रही। मेरे हाथ मुर्दा होकर उसकी दो देह पर पड़े रहे। मुझे यह भयानक सा लगा कि हम दोनों के बीच जो खालीपन आ गया था वह मैं किसी से कह नहीं सकती थी। जी हाँ, अपने वकील से भी नहीं, जिन्हें मैं अरसे से जानती थी। वे समझे मैं सठिया गई हूँ। कैसा खटका? क्या मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ जाता था? क्या वह मेरे प्रति क्रूर था? जी हाँ, उसके प्रश्नों की झड़ी लगा दी और मैं थी कि एक इडियट की तरह उसका मुंह ताकती रही। और तब मुझे पहली बार पता चला कि अलग होने के लिए कोर्ट कचहरी जाना जरूरी नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि अपना दुख दूसरों के साथ बांटकर हम हल्के हो जाते हैं। मैं कभी हल्की नहीं होती। नहीं जी, लोग दुख नहीं बांटते, सिर्फ फैसला करते हैं कौन दोषी कौन निर्दोष। मुश्किल यह है जो एक व्यक्ति आपकी दुखती रग को सही सही पहचान सकता है, उसी से हम अलग हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपने मोहल्ले को छोड़कर शहर के इस इलाके में आ गई जहां मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आती। भूचाल या बमबारी की खबरें अखबारों में छपते हैं। दूसरे दिन सबको पता चल जाता है कि जहां बच्चों का स्कूल था वहां खंडर है, जहां खंडर थे वहां उड़ती धूल। लेकिन जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती। उस रात के बाद दूसरे दिन मैं सारे शहर में अकेली घूमती रही और किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब मैं पहली बार इस पार्क में आई थी, इसी बेंच पर बैठी थी जिस पर आप बैठे हैं। और जी हाँ, उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं उसी गिरजे के सामने बैठी हूँ जहाँ मेरा विवाह हुआ था। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि हमारी घोड़ा गाड़ी सीधे गिरजे के सामने आ सके। हम दोनों पैदल चलकर यहाँ आए थे। आप सुन रहे हैं ऑर्गन पर संगीत? देखिए, उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। संगीत की आवाज यहाँ तक आती है। इसे सुनते ही मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने एक दूसरे को चूमा है, अंगूठियों की अदला बदली की है। बस अब थोड़ी सी देर और है, वे अब बाहर आने वाले हैं। लोगों में अब इतना चैन कहाँ कि शांति से खड़े रहें। अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर चले जाएं। मैं तो यहीं बैठी हूँ, आपके बच्चे को देखती रहूंगी। क्या कहा आपने? जी हाँ, शाम होने तक यहीं रहती हूँ। फिर यहाँ सर्दी हो जाती है। दिन भर मैं यहाँ देखती रहती हूँ कि धूप का टुकड़ा किस बेंच पर है, उसी बेंच पर जाकर बैठ जाती हूँ। पार्क का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ मैं घड़ी आध घड़ी नहीं बैठती, लेकिन यह बेंच मुझे सबसे अच्छी लगती है। एक तो इस पर पत्ते नहीं झड़ते और दूसरे, अरे आप जा रहे हैं? धन्यवाद।